Now we will discuss about the adjustment entries in final accounts. What about the adjustments that are given after the trial balance? Right? अपने already बात कर चुके हैं कि अपने जो final accounts prepare करते हैं, it is prepared on the basis of trial balance and some additional information. तो trial balance, तो we have already seen sir कैसे items को pick करना and drop करना है either in trading account or in profit and loss account or in balance sheet. Right? ट्रायल बैलेंस के एक एक आइटम को पिक करना है. अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है, आई मीन सेल्स है, परचेज है, ओपनिंग स्टॉक है, सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, तो अपने वहां से पिक करेंगे और ड्रॉप कर देंगे इन ट्रेडिंग अकाउंट. ओके. एंड अगर कोई अदर इनकम है लाइक इंटरेस्ट इनकम, रेंट इनकम, डिविडेंड इनकम, कोई इस तरह का इनकम है तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम साइड में ड्रॉप कर देंगे, क्रेडिट साइड में. और अगर कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है लाइक सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इस तरह का जितना भी एक्सपेंसेस है, रेंट, डेप्रिसिएशन, ये सब अपने कहां ड्रॉप कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ऑन द अदर हैंड अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहा जैसे वेजेस, कैरेज इनवर्ड, तो अपने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में उसको ड्रॉप कर देंगे. ट्रायल बैलेंस से पिक एंड ड्रॉप. एंड अगर कोई असेट्स या लायबिलिटीज है तो उसको पिक करके कहां ड्रॉप करेंगे? बैलेंस शीट में. ऑलराइट सर, दिस इज व्हाट वी नो टिल नाउ. बट व्हाट अबाउट द एडिशनल इंफॉर्मेशन which is not given the trial balance? ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोगों को कुछ और इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन को बोलते हैं एडजस्टमेंट्स. राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार थोड़ा सा एक ब्रीफिंग लेते हैं. व्हाट इज एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट्स? Adjustments in final accounts. So adjustments are additional informations given after the trial balance. क्या होता है ड्यूरिंग द ईयर ऑन डे टू डे ऑपरेशंस जब हो रहा होता है बिजनेस का, तो जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस हो रहा होता है वैसे वैसे जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड हो रहा होता है एकदम नॉर्मली. जैसे परचेज हुआ तो परचेज टू क्रेडिटर या परचेज टू कैश या बैंक. सेल्स हुआ तो पार्टी टू डेटर्स टू सेल्स या फिर कैश या बैंक टू सेल्स. सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं तो सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश. अगर वेजेस का पेमेंट कर रहे हैं तो वेजेस टू कैश. अगर इंटरेस्ट का पेमेंट, इंटरेस्ट कट जा रहा है बैंक से तो इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक. राइट. ये एकदम नॉर्मल एंट्रीज चल रहा होता है. बट जब ईयर एंड आता है, 31 मार्च आता है, जब अपने को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने का जरूरत है, तो अपना ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अपने करेक्ट नेट प्रॉफिट, करेक्ट नेट लॉस, करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करें, अपने करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएं बैलेंस शीट में, कुछ मिस्टेक ना रह जाए. तो अपने बहुत बारीकी से देखते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं कि एग्जैक्टली ड्यूरिंग द ईयर जो अकाउंटिंग हुआ, जो अपने जर्नल एंट्रीज पास किए, फिर उससे अपने लेजर में पोस्टिंग किए, फिर अपने उसका ट्रायल बैलेंस बनाए, कहीं ये सब में कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया, कुछ करेक्शन करने का जरूरत तो नहीं है, कुछ एडजस्टमेंट करने का तो जरूरत नहीं है. ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि ट्रायल बैलेंस तक कवर नहीं हो पाया, जो कि ट्रायल बैलेंस तक कवर नहीं हो पाया, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट्स. यहां पर जब आपको यह बात समझ में आ रहा है ये ट्रायल बैलेंस के बाहर का बात है, तो इससे एक बात आपको कंक्लूड करना है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली नोट, ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स दिया हुआ रहता है, सैलरी, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस, परचेज का टोटल, परचेज रिटर्न का टोटल, ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम में जो टोटल अमाउंट दिया हुआ है, वो सारे अमाउंट डबल एंट्री सिस्टम से पास होके आए हैं. राइट. सैलरी का जो बैलेंस दिख रहा है वो ऑलरेडी उसका पहले जर्नल एंट्री हुआ होगा या कैश बुक में रिकॉर्डिंग हुआ होगा. राइट. मतलब पहले उसका रिकॉर्डिंग हुआ है, फिर वो लेजर में क्लासिफाई हुआ है, उसके बाद उसका एक बैलेंस बचा है और उसके बाद अपने को समरी दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में. मतलब ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस का हर एक आइटम डबल एंट्री सिस्टम से पास होके आया है,
डबल एंट्री सिस्टम से पास होके आया है, मतलब उसका डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट दोनों ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, राइट। अगर सैलरी का डेबिट में बैलेंस दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में, तो उसके अगेंस्ट में जो क्रेडिट होना चाहिए था वो भी ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में आ चुका है। अब आपको उसके लिए अब अलग से इफेक्ट लेने का जरूरत नहीं है। आपके सामने जो ट्रायल बैलेंस है उसका टोटल ऑफ द डेबिट एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट इज ऑलरेडी मैचिंग, तो आपको तो बस पिक करना है, ड्रॉप करना है, एंड इट्स डन। बट जो इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के बाहर है, जो कि ट्रायल बैलेंस में कैप्चर नहीं हुआ है, वो डबल एंट्री सिस्टम से पास नहीं हुआ है। अब अगर आप उसका इफेक्ट देना चाहते हैं, आपको पता है सर, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन का देयर इज अ डुअल इफेक्ट, देयर इज अ वन डेबिट इफेक्ट एंड वन क्रेडिट इफेक्ट। आपको ये दोनों इफेक्ट दिखाना होगा। आप सिर्फ एक इफेक्ट दिखा के नहीं बैठ सकते, आपको दोनों इफेक्ट दिखाना होगा। सिर्फ एक इफेक्ट अगर दिखा देंगे तो गलत हो जाएगा। टोटल डेबिट का जो इफेक्ट है, टोटल क्रेडिट का जो इफेक्ट है, ये दोनों इफेक्ट पूरी तरह से फाइनल अकाउंट्स में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब एडजस्टमेंट एंट्रीज जो रहेगा, जो एडजस्टमेंट्स रहेगा आफ्टर द ट्रायल बैलेंस, ध्यान रखना उसका डुअल इफेक्ट अगर आप नहीं दिखाते हो तो बस मिस्टेक हो जाएगा। और डुअल इफेक्ट डेबिट और क्रेडिट को समझ के अगर आप दोनों इफेक्ट एकदम साथ साथ अच्छे से दिखाते चलते हो, कोई मिस्टेक होने का गुंजाइश नहीं है। ओके, तो अपने एक एक करके पहले एडजस्टमेंट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो लिख लेते हैं। नोट, items given in trial balance is already treated into, या फिर बेटर इंग्लिश लिख लो, has already passed through double entry system, that is both debit and credit effects are already captured in the trial balance. We just need to pick each item from trial balance and drop at correct place in final accounts. However, adjustments are given after the trial balance and has not passed through double entry system. So now, while giving the effects of adjustments in the final accounts, we need to give both debit and credit effect in the
फाइनल अकाउंट। अपने को डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट दोनों देना ही होगा, राइट। तो एडजस्टमेंट का सबसे मेन बात यही है, आपको एग्जैक्टली समझना है, एकदम ठीक से केयरफुली रीड करो, समझो एडजस्टमेंट क्या बोलना चाहता है, और फिर डिसाइड करो, एकदम सेम जैसे जर्नल एंट्री में डिसाइड करते थे, ट्रांजैक्शन रीड करो, डिसाइड करो क्या डेबिट क्या क्रेडिट, कितना अमाउंट से। बस एडजस्टमेंट एग्जैक्टली वही है और कुछ नहीं है। एडजस्टमेंट को ठीक से रीड करके आपको यह समझना है क्या डेबिट क्या क्रेडिट। बस डेबिट इफेक्ट का मतलब जो प्लस माइनस होना चाहिए था उसको प्लस माइनस कर दो। अपने एक एक करके सारा एडजस्टमेंट देखेंगे और उसके बाद अपने एक क्वेश्चन करेंगे, वी विल बी डन। ओके, लेट्स सी, एक एक करके एडजस्टमेंट, बात को ध्यान से सुनते जाना, समझते जाना, जहां पे जरूरत होगा अपने थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे बात को, और जो इजी इजी एडजस्टमेंट्स होगा वो अपने डिस्कस करेंगे। आपको बात को अच्छे से सुनना है और समझना है। जहां पे दिक्कत लगे तो एक बार पॉज करना, थोड़ा सोचना, वापस से रिवाइंड बैक करना, एक बार फिर से सुनना, समझना, उसके बाद आगे बढ़ना। ओके, चलो, समरी ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड इट्स इफेक्ट ऑन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एक एक करके देखें। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। आपको याद होगा कि सर जब अपने अकाउंटिंग कर रहे थे ड्यूरिंग द ईयर, तो गुड्स का अकाउंटिंग अपने कैसे करते हैं सर, जब खरीदते हैं परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, जब सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, जब परचेज रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, जब सेल्स रिटर्न आता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कहीं पे भी गुड्स का अकाउंटिंग एज अ स्टॉक नहीं हुआ, बट एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास जो गोडाउन में स्टॉक पड़ा रह गया, आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर जो आपके पास स्टॉक पड़ा रह गया, दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक एंड एन असेट। उस असेट को आप अभी तक एक बार भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेके नहीं आए हो, ना तो उसका कोई जर्नल एंट्री पास हुआ है, ना वो कोई लेजर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ना ही वो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा था क्लोजिंग स्टॉक, राइट। बट अब जब अपने फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं तो अपने को करेक्ट पोजीशन बताना है। बैलेंस शीट के असेट साइड में आपका ये क्लोजिंग स्टॉक भी एक असेट है, लिटरली एक असेट है जो दिखना चाहिए। अगर वो नहीं दिखेगा इसका मतलब बैलेंस शीट में मिस्टेक है, कुछ गलत है। तो अब वो कैसे दिखाया जाए, ये एक एडजस्टमेंट हो गया जो ट्रायल बैलेंस तक कैप्चर नहीं हुआ, उसके बाद कैप्चर हो रहा है। अपने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट ऑफ ऑल इज ब्रॉट इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में ये अपने समझ भी चुके हैं, बट बिकॉज दिस इज आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, सो दिस इज ऑल्सो एन एडजस्टमेंट, एंड यही अपना पहला एडजस्टमेंट एंट्री है। क्लोजिंग स्टॉक बीइंग एन असेट, क्लोजिंग स्टॉक एक असेट है जो अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिख रहा है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना है। मतलब क्लोजिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक असेट प्लस क्या करें, डेबिट क्रेडिट अपने करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को, और ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक। इसके वजह से इफेक्ट क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक अपने को ट्रेडिंग अकाउंट में जो दिख रहा होता है बाई क्लोजिंग स्टॉक के नाम से, दैट इज द क्रेडिट इफेक्ट। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, वो क्रेडिट इफेक्ट है, और क्लोजिंग स्टॉक जो डेबिट हुआ वो एक असेट डेबिट हुआ। बैलेंस शीट के असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक दिखा देते हैं। तो डेबिट इफेक्ट क्रेडिट इफेक्ट दोनों दिखा दिए, ध्यान से समझना बात को। डेबिट इफेक्ट क्रेडिट इफेक्ट आपको दोनों अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसका जर्नल एंट्री इज क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिस इज द क्रेडिट इफेक्ट, एंड असेट साइड में जो दिखा रहे हैं दिस इज द डेबिट इफेक्ट। आपको बस इतना ही ध्यान देना है, डेबिट इफेक्ट क्रेडिट इफेक्ट दोनों इक्वल अमाउंट से आ गया। ओके, नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है कि आपका कोई खर्चा हो चुका, एक्सपेंस हो चुका, बट अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। मार्च मंथ का एज ऑन 31 मार्च अपने फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, तो एज ऑन 31 मार्च मंथ का सैलरी का एक्सपेंस हो चुका, अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक्सपेंस ऑलरेडी हो चुका, बट आप अभी तक पेमेंट नहीं किए। पेमेंट नहीं किए तो क्या हुआ, वो एक्सपेंस को बुक तो करना पड़ेगा, तभी आप करेक्ट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर वो एक्सपेंस नहीं दिखाएंगे तो करेक्ट प्रॉफिट नहीं आएगा, राइट। इसका मतलब सर जो एक्सपेंस अभी तक नहीं दिखाए हैं वो दिखाना है एक्सपेंस प्लस डेबिट टू, because sir outstanding expense is a payable, is a liability plus credit, expense account debit to outstanding expense। expense को अपने अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है लाइक वेजेस है तो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा देंगे, और अगर मान लो कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस है लाइक सैलरीज है या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है या रेंट है
तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे। इट विल डिपेंड कि डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, राइट। और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है वो तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एकदम नॉर्मल दिखेगा। रेस्पेक्टिव एक्सपेंस, ये वेजेस भी हो सकता है, सैलरीज भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, या कोई और एक्सपेंस भी हो सकता है। एक्सपेंस प्लस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी। तो ट्रेडिंग अकाउंट में रेस्पेक्टिव एक्सपेंस इन द डेबिट साइड अगर डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ तो, है ना, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ तो। और एक मिनट, सॉरी, ये गलती से नीचे लिख दिए। एड टू रेस्पेक्टिव एक्सपेंस इन द डेबिट साइड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एड टू रेस्पेक्टिव एक्सपेंस, मतलब वेजेस अगर आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस का ऑलरेडी कुछ खर्चा आ रहा होगा जो पेमेंट हुआ है, वो ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में दिख रहा है, वहीं पे ऐड कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड कर देंगे। तो दिस इज एड, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या ऐड होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। और अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड। ओके। और आउटस्टैंडिंग, चाहे वेजेस हो, चाहे सैलरी हो, चाहे रेंट हो, कुछ भी हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो एक लायबिलिटी है जो कि लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में दिखा देंगे एज अ करंट लायबिलिटी। ओके। नाउ प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस का एक बार पहले ट्रीटमेंट अच्छे से समझो। क्या होता है, अपने ड्यूरिंग द ईयर जब भी कोई खर्चा का पेमेंट करते हैं, कोई भी एक्सपेंस का पेमेंट करते हैं, तो अपना टेंडेंसी होता है एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और कैश या बैंक को क्रेडिट करते हैं, और यही किया जाता है। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जैसी पेमेंट करते हैं, राइट। सैलरी का पेमेंट किए तो सैलरी टू कैश या बैंक, वेजेस का पेमेंट किए तो वेजेस टू कैश या बैंक, रेंट का पेमेंट किए तो रेंट टू कैश या बैंक, इंश्योरेंस का पेमेंट करते हैं तो इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। बट कभी कभी क्या होता है, अपने एज ऑन 31 मार्च ऑलरेडी थोड़ा एडवांस में खर्चा प्रीपेड दे के रखते हैं। जैसे रेंट के केस में बहुत नॉर्मल है कि अपने मान लो एज ऑन 31 मार्च अपने अप्रैल महीना का रेंट ऑलरेडी दे दिए, से फॉर एग्जांपल अप्रैल मंथ का रेंट ऑलरेडी दे दिए, पॉसिबल है। इंश्योरेंस में तो बहुत ही यूजुअल है, सबसे कॉमन इसमें इंश्योरेंस का एग्जांपल आता है। क्या होता है कि इंश्योरेंस जनरली लिया जाता है एक साथ 1 ईयर के लिए, पूरा 1 ईयर के लिए एक साथ इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया जाता है, इंश्योरेंस एक्सपेंस, राइट। तो मान लो आप इंश्योरेंस प्रीमियम करवाए हो 1 जुलाई से लेकर के 30 जून, 1 जुलाई से लेकर 30 जून, बीच में ईयर एंड आ गया 31 मार्च। आप जब इंश्योरेंस का पेमेंट किए, पूरा एक साल के लिए पेमेंट किए, 1 ईयर के लिए, और आप एंट्री क्या पास कर चुके हो ऑलरेडी, बाई टेंडेंसी यही एंट्री पास होता है, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। बट आप जो इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट कर दिए, आप तो कंप्लीट टोटल अमाउंट को आप एक्सपेंस बोल दिए, लेकिन एज ऑन 31 मार्च अभी अप्रैल मई जून महीना का इंश्योरेंस का एक्सपेंस अक्रू होना बाकी है। अभी तक इंश्योरेंस का एक्सपेंस हुआ नहीं है अप्रैल मई जून का, एज ऑन 31 मार्च कहां से हो गया, अभी तक अक्रू नहीं हुआ। एज ऑन 31 मार्च अप्रैल मई जून का महीना बीतना बाकी है, तो उसका इंश्योरेंस का एक्सपेंस अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक्सपेंस होना बाकी है। लेकिन आप पेमेंट तो पूरा एक साल का एक साथ कर दिए थे, तो जो आप अप्रैल मई जून का एडवांस में जो एक्स्ट्रा पेमेंट आपका हुआ है उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस या एक्सपेंस गिवन इन एडवांस, राइट। ये जो आप एडवांस में पेमेंट दे के रखे हैं उसको आप एक्सपेंस बुक कर चुके हो, बट क्या एज ऑन 31 मार्च वो 3 महीना का एक्सपेंस बुक होना चाहिए? नहीं होना चाहिए सर, अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये गलत हो जाएगा। तो आप जो ऑलरेडी एक्सपेंस को डेबिट करके रखे हो उस एक्सपेंस को तो पहले क्रेडिट करो। दूसरा, जो आप एक्सपेंस का पेमेंट एडवांस में कर चुके हो उसका बेनिफिट आपको मिलना बाकी है, तो प्रीपेड एक्सपेंस इज योर असेट, राइट। तो प्रीपेड एक्सपेंस असेट प्लस डेबिट टू एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस आप जो ऑलरेडी एक्सपेंस एक्स्ट्रा बुक करके रखे थे उसको माइनस करेंगे तो क्रेडिट। ध्यान से सुनना, फिर से सुनना, आप जो एडवांस में एक्सपेंस का पेमेंट करके रखते हो और गलती से बाई टेंडेंसी जनरली एंट्री पास हो जाता है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, तो आप ऑलरेडी पूरा का पूरा एक्सपेंस को डेबिट कर दिए। से फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस का पेमेंट किए 1 जुलाई से 30 जून, 1 जुलाई से लेके 30 जून एक साल का पेमेंट किए 12,000। एज ऑन 31 मार्च खाली 9 महीना बीता है, 9 मंथ्स ही बीता है, अभी भी 3 मंथ्स बाकी है, अप्रैल में जून बाकी है।
तो जो आप 12,000 पेमेंट किए फॉर 1 ईयर, बोल सकते हैं सर फॉर 1 मंथ 1,000 का पेमेंट हो रहा है इंश्योरेंस का। तो एज ऑन 31 मार्च, अप्रैल मई जून 3 महीना का 1,000 रुपया करके 3,000 रुपया एडवांस में एक्स्ट्रा पेमेंट किया हुआ है, और उसको आप गलती से एक्सपेंस बोल दिए एज ऑन 31 मार्च ही। तो उस एक्सपेंस को तो पहले माइनस करो, एक्सपेंस को क्रेडिट करो, और वो जो 3,000 एक्स्ट्रा दिया हुआ है उसका अभी बेनिफिट मिलना बाकी है ड्यूरिंग अप्रैल मई जून, तो वो आपके लिए एक प्रीपेड एक्सपेंस असेट है। तो प्रीपेड एक्सपेंस असेट प्लस डेबिट टू एक्सपेंस क्रेडिट, इसका अपने क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस को असेट साइड में दिखा देंगे बैलेंस शीट का, और टू एक्सपेंस का मतलब एक्सपेंस माइनस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको एक्सपेंस से लेस करके दिखा देंगे। अगर वेजेस का प्रीपेड देके रखे हैं तो वेजेस से लेस करके दिखा देंगे, डिपेंडिंग ऑन कौन सा एक्सपेंस का आप एडवांस में पेमेंट करके रखे हो, राइट। तो उस एक्सपेंस से माइनस कर देंगे, तो ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट, और असेट साइड में जो प्रीपेड एक्सपेंस दिखा देंगे वो हो गया डेबिट इफेक्ट। प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस का बात हो रहा होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस का बात हो रहा होगा, तो वेजेस या कैरेज इनवर्ड वगैरह का बात होगा तो डिडक्ट हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंस में माइनस कर देंगे। और अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस से माइनस कर देंगे, और सब बैलेंस शीट के तो असेट साइड में दिखाना है ही, इसमें तो कोई डिबेट है ही नहीं। नेक्स्ट, अक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होता है कि आपका इनकम हो चुका है बट वो इनकम का पैसा मिलना बाकी है अभी भी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, पर वो इंटरेस्ट एज ऑन 31 मार्च मिला नहीं है, राइट। मान लो आप फिक्स डिपॉजिट करवाए हो 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को फिक्स डिपॉजिट करवाए हो, उसके ऊपर हर साल इंटरेस्ट मिलना है, एवरी 1 ईयर में इंटरेस्ट मिलना है मान लो, राइट। तो इंटरेस्ट कब मिलेगा, 1 अक्टूबर से 1 ईयर कंप्लीट होगा 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर को मिलेगा इंटरेस्ट, 30 सितंबर के पहले आ जाएगा 31 मार्च। एज ऑन 31 मार्च आपका 6 महीना बीत चुका है, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 महीना बीत चुका है, वो 6 महीना का इंटरेस्ट इनकम अक्रू हो चुका है बट मिला नहीं है। accrued income means income earned already but not yet received, means receivable, मतलब accrued income जो है वो एक रिसीवेबल है, असेट है, और इनकम जो ऑलरेडी हो चुका आप अभी तक बुक नहीं किए इंटरेस्ट इनकम, उस इनकम को भी प्लस कर दो, क्रेडिट कर दो। अक्रूड इनकम असेट साइड में दिखाएंगे बैलेंस शीट के, डेबिट इफेक्ट हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, वो हो गया क्रेडिट इफेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, इनकम लिखते हैं, तो इंटरेस्ट इनकम लिख देंगे, तो वो हो गया क्रेडिट इफेक्ट, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे वो हो गया डेबिट इफेक्ट। जर्नल एंट्रीज अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, अक्रूड इनकम टू इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम साइड में दिखा दो और असेट साइड में दिखा दो। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम, मतलब अभी तक इनकम हुआ नहीं है, पैसा मिल चुका, राइट। से फॉर एग्जांपल हम लोग के पास वेकेंट एक गोडाउन पड़ा हुआ था, वो हम लोग रेंट पे दे दिए, तो हम लोग रेंट लेते हैं, वो रेंट हम लोग के लिए इनकम है, ठीक है, रेंट इनकम है। एज ऑन 31 मार्च हम लोग को अप्रैल मई जून का भी रेंट का पैसा मिल चुका, मान लो मिल चुका। तो बाई टेंडेंसी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर, जर्नल एंट्री क्या होता है, जब भी रेंट का पैसा मिलता है, रेंट इनकम के अगेंस्ट में अगर पैसा मिलता है तो जर्नल एंट्री क्या होता है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट इनकम, या कोई अदर इनकम, कमीशन का पैसा मिला मतलब कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम। बाई टेंडेंसी यही जर्नल एंट्री ड्यूरिंग द ईयर होता रहता है। लेकिन जब 31 मार्च आता है तो हम लोग थोड़े से केयरफुल हो जाते हैं, हम लोग अलर्ट हो जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में हम लोग का इतना इनकम हो चुका है, तब पता चलता है अरे इसमें से कुछ इनकम है जो अभी तक हुआ नहीं है, सिर्फ पैसा मिला है। जो इनकम हुआ नहीं है और आप उसको इनकम ऑलरेडी बुक कर चुके थे ड्यूरिंग द ईयर, तो उस इनकम को अब हटाना पड़ेगा। इनकम को हटाना मतलब इनकम को माइनस करना पड़ेगा, इनकम माइनस मतलब इनकम को डेबिट करना पड़ेगा। और सर जो एडवांस में पैसा मिल चुका उसका क्या, उसका बेनिफिट देना बाकी है, वो हम लोग के लिए काइंड ऑफ पेएबल है, राइट। पैसा नहीं देंगे तो क्या हुआ, उसका बेनिफिट तो पेएबल है। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस को असेट बोले थे,
वैसे ही जो पैसा एडवांस में मिला हुआ है उसका बेनिफिट पेएबल है तो उसको लायबिलिटी भी बोलो, राइट। अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम मतलब अभी तक अर्निंग नहीं हुआ है बट पैसा मिल चुका, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अभी तक इनकम हुआ नहीं है पर एडवांस में पैसा मिल चुका है। अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी प्लस क्रेडिट। और इनकम तो जो अपने जबरदस्ती एक्स्ट्रा इनकम बुक करके रखे थे उस इनकम को हटाने के लिए इनकम माइनस करेंगे, वो डेबिट। इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। इनकम माइनस का मतलब सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम में क्रेडिट साइड में जो इनकम दिख रहा होगा उससे लेस कर देंगे जो हटाना है अपने को इनकम, वो हो गया डेबिट इफेक्ट। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में अनअर्न्ड इनकम दिखा देंगे तो लायबिलिटी प्लस क्रेडिट हो गया, वो हो गया क्रेडिट इफेक्ट। जर्नल एंट्री इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम रेस्पेक्टिव इनकम अकाउंट डेबिट, मतलब इनकम डेबिट का मतलब इनकम माइनस, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो इनकम ऑलरेडी दिख रहा होगा उसमें से माइनस कर देंगे। और टू अनअर्न्ड इनकम मींस लायबिलिटी प्लस डिडक्ट फ्रॉम रेस्पेक्टिव इनकम इन द क्रेडिट साइड, लायबिलिटी साइड में दिखा दिया जाता है एज अ करंट लायबिलिटी। ओके, डेप्रिसिएशन तो अपने एक अलग से पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन भी आप लोग अपने को बहुत अच्छे से पता है सर कैसे किया जाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से अपने डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करते हैं। तो अपने को एडजस्टमेंट में जैसे कैलकुलेट करने बोलेगा अपने वैसे कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्योंकि एक्सपेंस है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्लस डेबिट टू असेट अकाउंट। इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री ऑब्वियसली नहीं होता है क्योंकि डेप्रिसिएशन का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा होता है डे टू डे एज ऑन 31 मार्च, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के बाहर का बात है तो इसका भी एक एडजस्टमेंट होता है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस दिखा देते हैं, वो हो गया डेबिट इफेक्ट। और असेट का वैल्यू को माइनस करना हो गया क्रेडिट इफेक्ट, बैलेंस शीट में असेट से माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन को, वो हो गया क्रेडिट इफेक्ट। जर्नल एंट्री तो सर इसका बहुत क्लियर है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट and depreciation is shown in the debit side of the profit and loss account as an expense, depreciation expense, or deduct from concerned asset in the asset side. बैलेंस शीट में concerned asset से माइनस कर दिया जाता है। ओके, अब जो डिस्कशन करने वाले हैं उसको आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से सुनना पड़ेगा। तीनों डिस्कशन एक साथ करेंगे, बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स विथ दिस वन, राइट। तो मतलब नेक्स्ट 3 ट्रांजेक्शन को थोड़ा अच्छे से सुनना, राइट। 3 ट्रांजैक्शन में पहले तो 2 ही एडजस्टमेंट सुन लो, थर्ड वाला इजी है, हो जाएगा। पहले तो बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट। अपने को पता है सर बैड डेट्स क्या होता है। बैड डेट एक तरह का नुकसान है, ऐसा कस्टमर से हम लोग को उम्मीद था पैसा मिलेगा बट अब पता चल गया कि पैसा नहीं मिलेगा। अगर पैसा नहीं मिलेगा मतलब उसको बुक्स में दिखाना बेकार है, उसको नुकसान बोलिए सर, वो पैसा नहीं मिलने वाला है। उस डेटर को हटाइए, डेटर को हटाइए मतलब डेटर को माइनस करिए, क्रेडिट करिए, और ये जो नुकसान हुआ है नुकसान प्लस को डेबिट करिए। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये अपना जर्नल एंट्री है। ये वाला एंट्री हम लोग को ऑलरेडी पता है, ये भी एक एडजस्टमेंट है। पॉसिबल है कि आपको ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी दिया हुआ है, कोई बात नहीं। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो वंडरफुल, ट्रायल बैलेंस में अगर नहीं दिया हुआ है तो एडजस्टमेंट में दिया हुआ होगा। एडजस्टमेंट में दिया हुआ होगा तो सर डबल डबल इफेक्ट दिखाएंगे, ध्यान से समझना। ट्रायल बैलेंस में अगर आपको बैड डेट दिख रहा है मतलब वो ऑलरेडी डबल एंट्री सिस्टम से पास हो चुका है, उस बैड डेट को उठा के बस आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस दिखाना है, दैट्स इट। अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है बैड डेट का मतलब ये वाला बैड डेट डबल एंट्री सिस्टम से पास नहीं हुआ है। अब क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो आपको डबल डबल इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। डबल डबल इफेक्ट का मतलब सर एक तो बैड डेट एक्सपेंस पीएल में दिखाइए और दूसरा डेटर से माइनस भी करिए, दोनों में डिफरेंस समझो। बैड डेट अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो सिर्फ ट्रायल बैलेंस से उठाओ और ड्रॉप करो पीएल में, खत्म बात। ऑलरेडी डबल एंट्री सिस्टम से वो पास हुआ है, उसमें आपको डबल डबल इफेक्ट दिखाना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नहीं दिखाना है, गलत हो जाएगा डबल डबल इफेक्ट दिखाओगे। लेकिन जो बैड डेट के बारे में इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है उसको अपने सम करते वक्त नाम देते हैं फर्दर बैड डेट, ठीक है।
फर्दर बैड डेट जो दिया हुआ है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में जिस बैड डेट के बारे में बात हुआ है, वो डबल एंट्री सिस्टम से पास नहीं हुआ है। अगर पास होता तो ट्रायल बैलेंस में दिखता, नहीं दिख रहा मतलब ट्रायल बैलेंस में नहीं है, मतलब एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट है मतलब डबल एंट्री सिस्टम से पास नहीं हुआ है। मतलब अब अपने को डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट दोनों दिखाना है। डेबिट इफेक्ट तो सर बैड डेट एक एक्सपेंस है तो पीएल में दिखाते हैं। जर्नल एंट्री क्या होता है? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बैड डेट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस दिखाइए और डेटर से माइनस कर दीजिए फर्दर बैड डेट को, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला बैड डेट है उसको। पहला पॉइंट तो ये, इसको पहले लिख लो, राइट, बिकॉज वी आर राइट नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एडजस्टमेंट। तो एक बार क्योंकि आपका कंफ्यूजन ना हो, नोट बैड डेट already given in trial balance will be shown only in profit and loss account debit side and इतना ही लिख लो, only one effect। however bad debts given as adjustments means bad debts account debit to debtors account। it will be shown in PL debit side and deducted from debtors in asset side of बैलेंस शीट। डबल डबल इफेक्ट होगा। जहां तक का बात आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अभी तक अपने सिर्फ बैड डेट का बात किए हैं। अब नेक्स्ट बात जो करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इसलिए थोड़ा सा गौर फरमा के सुनना, थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना। क्या होता है अल्टीमेटली बैड डेट ट्रांसफर कहाँ होता है? पीएल में हो रहा है ट्रांसफर, देख लो अपने पीएल में तो दिखा रहे हैं ना, bad debt already given in trial balance will be shown only in the PL debit side, और bad debt given as adjustment means bad debt to debtor, और फिर इस bad debt को अपने दिखा देते हैं PL के डेबिट साइड में और डेटर से भी लेस कर देते हैं। अल्टीमेटली सर बैड डेट एक नुकसान है जिसके वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाता है। जैसे बाकी सारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को अपने क्लोज कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो अपने जर्नल एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस या लॉसेस, उसी तरह से बैड डेट को भी अपने ट्रांसफर कर देते हैं पीएल में, तो जर्नल एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। का मतलब सर बैड डेट के वजह से ये नुकसान जो है इसके वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है, नुकसान बुक होता है डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड मींस एक्सपेंस या लॉसेस वाला साइड। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड एक बिजनेस को पता होता है ऑन एन एवरेज एवरी ईयर एक सर्टेन परसेंटेज बैड डेट हो जाता है। अपने ऑलरेडी जानते हैं कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट के बारे में। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट अपने को बोलता है recognize all anticipated losses, ignore all anticipated gains। मतलब
अगर आप कोई लॉस को या नुकसान को एंटिसिपेट कर पा रहे हैं तो उस नुकसान या लॉस को आज ही नुकसान या लॉस बोल दीजिए, कल का वेट मत करिए। अगर आपको आने वाला एंटिसिपेट आप कर पा रहे हैं, एंटिसिपेट का मतलब आप देख पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आपको दिख रहा है कोई नुकसान होने वाला है तो उस नुकसान का होने का वेट मत करिए, उस नुकसान को आज ही नुकसान बोलिए। अगर आपको होने वाला कोई इनकम दिख रहा है तो उसको इग्नोर कर दीजिए। यही कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस का प्रिंसिपल अपने को बोलता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड, लास्ट 3 साल या लास्ट 5 साल का ट्रेंड देखते हैं तो पता चलता है एवरी ईयर मान लो डेटर का 2%, से फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपया का डेटर है तो 2 रुपया का डेटर अपने को मिलने वाला नहीं है। ऑन एन एवरेज हर बार कम से कम 2% का डेटर डूब जाता है, बैड हो जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड अगर ये बिजनेस देख पा रहा है तो उसको पता है कि ये आगे आने वाला साल में भी होने वाला है। हो ही सकता है एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं होगा, कभी उससे ज्यादा होगा 2% से, कभी कम होगा, बट ऑन एन एवरेज एक एस्टिमेट कर सकता है, एंटिसिपेट कर सकता है, राइट। तो दिस एंटिसिपेटेड लॉस शुड बी बुक्ड एज एन लॉस नाउ। उसके बैड डेट होने का वेट नहीं करना है, राइट। आप अब दूसरे एंगल से इसको सोचो। मान लो एक बिजनेस के पास 5 लाख का डेटर्स है, 5 लाख का डेटर है। बिजनेस को ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड ये बहुत अच्छे से पता है कि ये 5 लाख का जो डेटर है ना, ये पूरा का पूरा पैसा नहीं मिलने वाला है। आप असेट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में आप डेटर्स दिखा रहे हो 5 लाख रुपीज, और अंदर से आत्मा बोल रहा है अरे भाई ये 5 लाख रुपया पूरा मिलने वाला नहीं है, इस 5 लाख रुपया में से कुछ अमाउंट ऐसा होगा जो नहीं मिलेगा। सर कितना नहीं मिलेगा ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया जा सकता है, बट एक एवरेज ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड बताया जा सकता है। अगर एग्जैक्ट बताया जाता तो उसको वर्ड को प्रोविजन नहीं बोलते, राइट। अपने जब से यही तो पढ़ रहे हैं कि प्रोविजन का मतलब अमाउंट इज नॉट सर्टन, लॉस होगा ये पक्का है, अमाउंट कितना होगा ये नहीं पक्का है, तभी तो प्रोविजन बोल रहे हैं। ये आत्मा जानता है बिजनेसमैन का कि 5 लाख का जो डेटर दिख रहा है ना बैलेंस शीट में, वो 5 लाख पूरा का पूरा पैसा नहीं मिलने वाला है। उसमें से ऑन एन एवरेज अराउंड 2% मान के चलो कि नहीं मिलने वाला है। 5 लाख का 2% कितना हुआ? 10,000। तो एक बिजनेस बोलता है भाई ये 5 लाख का डेटर जो दिख रहा है ना, इस 5 लाख में से 10,000 को माइनस करके ही दिखाओ बैलेंस शीट में, तभी मेरे को बैलेंस शीट में एक ट्रू एंड फेयर व्यू मिलेगा। और ये जो 10,000 का मेरा नुकसान होने वाला लग रहा है मेरे को, उस नुकसान को आज ही नुकसान बोलो। तो बिजनेस क्या करता है, एक एंट्री आज ही पास करता है, फोरकास्ट करके, एंटिसिपेट करके। सुनो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो जर्नल एंट्री, नुकसान बुक करने के लिए जो जर्नल एंट्री पास करता है, वो बोलता है इस नुकसान को आज ही बुक करो, नुकसान को आज ही बुक करो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आज ही डेबिट करो। तो डायरेक्टली दिस एडजस्टमेंट एंट्री इज पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, एक प्रोविजन बना लिया जाता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। से फॉर एग्जाम्पल ₹10,000, अपने जो एग्जाम्पल लिए उसके हिसाब से 10,000 का प्रोविजन बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिए। तो क्या हुआ, अपने जब ये जर्नल एंट्री बनाए तो अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने को यहां पर दिख रहा है क्या, देखो इस जर्नल एंट्री का लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। टू, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना, 10,000। और सर बैलेंस शीट में
जो आपका डेटर्स दिख रहा है 5 लाख, उसमें से लेस कर दीजिए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, इसको अपने शॉर्ट में बोलेंगे पीबीडीडी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 10,000। ये अपना हो गया 4,90,000 जो अपने को आउटर कॉलम में डेटर्स में दिखना चाहिए। देख लो डबल डबल इफेक्ट हो गया, ये हो गया डेबिट का इफेक्ट, ये हो गया क्रेडिट का इफेक्ट, है ना। डेटर को माइनस करना क्रेडिट इफेक्ट हो गया, बट ये एक नया लेजर बन गया, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, एक नया लेजर अपने पास आ गया। ऑलराइट, नेक्स्ट ईयर का जब ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस नेक्स्ट ईयर राइट, डेबिट क्रेडिट। तो जो ये अपने पास क्रेडिट बैलेंस, यहां पे देखो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट को क्या किए, क्रेडिट किए ना, ये क्रेडिट का बैलेंस अपने को दिखेगा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अपने जो लास्ट ईयर क्लोजिंग क्रिएट किए थे, वो नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस में भी वो बैलेंस लास्ट तक कैरी होगा, 10,000 रुपया, ठीक है। और प्लीज बात को सुनना, ड्यूरिंग द ईयर एक्चुअल में कुछ बैड डेट भी तो हुआ होगा, एक्चुअल में कुछ बैड डेट भी तो हुआ होगा। अपने मान के चले, अपने एस्टिमेट किए थे कि 10,000 के आसपास का मेरा बैड डेट होगा, ये उसी का तो प्रोविजन था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिए, पीबीडीडी को क्रेडिट कर दिए 10,000। ये माने थे कि बैड डेट होने वाला है आने वाले साल में 10,000 रुपए का, लेकिन एक्चुअल में जो बैड डेट हुआ वो कोई जरूरी नहीं है 10,000 का हुआ, वो उससे ज्यादा हो सकता है, वो उससे कम हो सकता है, राइट। तो अपने एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं बैड डेट एक्चुअल में जो हुआ, बैड डेट जो एक्चुअल में हुआ उससे फॉर एग्जांपल 11,000 का हुआ, राइट। वो हम लोग को ट्रायल बैलेंस में यहां पे दिखेगा डेबिट साइड में। तो हम लोग ऑलरेडी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बना के चल रहे थे 10,000 रुपया का, हम लोग ये मान के चल रहे थे 10,000 रुपया का नुकसान होगा, और एडवांस में पीएल को डेबिट कर दिए थे, देख लो पीएल को डेबिट कर दिए थे एडवांस में। लेकिन जब एक्चुअल में बैड डेट हुआ तो वो 11,000 हो गया। अपने को जो पीएल को डेबिट करना चाहिए था वो अराउंड 11,000 करना चाहिए था, बट अपने करके रखे हैं सिर्फ 10,000। तो इसका मतलब अब जब ये बैड डेट ट्रांसफर होगा, बताओ बैड डेट क्या है, ये नुकसान है, ये कहां ट्रांसफर होता है सर, नुकसान, हर नुकसान या एक्सपेंस ट्रांसफर होता है पीएल में, ये भी पीएल में चला जाएगा। बट प्लीज केयरफुल, ये जो 11,000 का प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट है, इस 11,000 में से 10,000 तो अपने ऑलरेडी डेबिट करके बैठे हैं ना। अब पीएल में डेबिट कितना होना चाहिए, सिर्फ 1,000। ये सर कैसे दिखेगा, जर्नल एंट्री में दिखाइए ना थोड़ा सा, देखो जर्नल एंट्री देख लो। जर्नल एंट्री विल बी, सर नॉर्मली ना बैड डेट को जब ट्रांसफर करते हैं पीएल में तो एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। बट हम लोग तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ऑलरेडी एडवांस में डेबिट कर दिए, अब पीएल को डेबिट नहीं करेंगे। अब अपने पास एक नया बैलेंस है जिसका क्रेडिट बैलेंस ऑलरेडी हम लोग क्रिएट करके रखे हैं, अब हम लोग उसको डेबिट करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, कितना सर इसमें ट्रांसफर कितना हो पाएगा, सिर्फ 10,000। अभी भी बैड डेट का 1,000 का डेबिट बैलेंस पड़ा रह गया, वो 1,000 वही वाला तो अमाउंट है जो पीएल में जाना चाहिए था। अब उसका एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। तो बैड डेट में जो पीएल में अल्टीमेटली जो 11,000 जाना था ना, देखो 11,000 चला गया, 10,000 अपने एडवांस में डेबिट करके रखे थे और 1,000 अपने यहां पर अभी डेबिट कर दिए। तो पीएल टोटल में डेबिट जो 11,000 होना चाहिए था वो हो गया, लेकिन 10,000 एडवांस में करके रखे थे, उसको हम लोग यहां पे एडजस्ट भी कर दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को, और 1,000 और जो होना चाहिए था वो यहां हो गया। इसको पीएल में दिखाएंगे कैसे, देख लो। पीएल में कैसे दिखेगा देख लो,
पीएल में हम लोग यहां पे लिखेंगे, देख लो 2 बैड डेट्स, जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है पूरा अमाउंट, बताओ कितना दिख रहा है, बैड डेट्स 11,000 दिख रहा है, लेकिन लेस सर हम लोग के पास ओल्ड पीवीडीडी, पुराना पीवीडीडी का बैलेंस चले आ रहा है, लास्ट ईयर से चले आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड पीवीडीडी। कितना 10,000 का बैलेंस सर हम लोग ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके रखे थे, इससे उसको हटा दीजिए ना, वापस से क्यों पीएल को वापस से क्यों डेबिट करेंगे, गलत नहीं हो जाएगा, 2 बार अगर पीएल पूरा पूरा डेबिट हो जाएगा 10-10 हजार तो ये बात गलत हो जाएगा, इसीलिए यहां पे लेस ओल्ड पीवीडीडी और अमाउंट अब आ गया अपने पास सिर्फ 1000। पीएल देखो अल्टीमेटली 1000 ही डेबिट होना चाहिए था इस साल में, 1000 ही अपने यहां डेबिट करे हैं। थोड़ा सा स्टोरी को और आगे लेके जाते हैं, बात सुनना। नाउ से दिस ईयर अगेन provision for doubtful debts is to be created at the rate 2% on rupees 7,50,000 debtors। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फिर से समराइज कर दे रहा है, समरी ऑफ न्यू सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन जो अब जो अपने पास सिचुएशन हो गया उसको समराइज कर रहे हैं। देखो अब अपने पास सर एक ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में हम लोग के पास ऑलरेडी पहले का प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट है, जिसको हम लोग ओल्ड पीवीडीडी बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस में जो पीवीडीडी रहता है ना वो ओल्ड पीवीडीडी ही होता है, ठीक है। हम लोग के पास पुराना, हम लोग ऑलरेडी लास्ट ईयर में सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट किए थे, 10,000 का बैलेंस था। ड्यूरिंग द ईयर जो हम लोग का एक्चुअल में बैड डेट्स हुआ ना वो 11,000 का हुआ। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोल रहा है पहला बात, क्रिएट न्यू पीबीडीडी एट द रेट 2% ऑन 7 लाख रुपीज 7,50,000 का डेटर्स। मान लेते एक और बात बोल रहा है, देयर इज फर्दर बैड डेट्स ऑफ रुपीज 1,500 से फॉर एग्जाम्पल। ये नया बात क्या बोल दिए, आपको बोले ना बैड डेट जो डबल एंट्री सिस्टम से पास हो चुका वो तो ट्रायल बैलेंस में दिखेगा, और हो सकता है कि आपको कोई बैड डेट एडजस्टमेंट में भी दे दे जिसको हम लोग फर्दर बैड डेट बोलते हैं, राइट। अभी ये कंप्लीट बात बोल रहे हैं, बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट से रिलेटेड ये कंप्लीट बात बोल रहे हैं। बात को बहुत अच्छे से सुनना, समराइज करना माइंड में। जैसे बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन में सिर्फ 4 इंफॉर्मेशन ही दिया हुआ रह सकता है, मैक्सिमम सिर्फ 4 इंफॉर्मेशन ही दिया हुआ रह सकता है, 5वां इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है। क्या क्या दिया हुआ रह सकता है सर, जो हम लोग का ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट हुआ ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है वो वाला बैड डेट, और सर कुछ ऐसा बैड डेट भी हो सकता है जिसका अपने जर्नल एंट्री पास नहीं किए, वो डबल एंट्री सिस्टम से पास नहीं हुआ, वो हम लोग का एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो उसको बोलते हैं सर फर्दर बैड डेट। एक बैड डेट जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, एक बैड डेट जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिख रहा है। ट्रायल बैलेंस के जो अंदर दिख रहा है उसको बोलते हैं बैड डेट, जो उसके बाहर दिख रहा है उसको बोलते हैं फर्दर बैड डेट, और बैड डेट जो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखा, ठीक है। एक सर हम लोग का लास्ट ईयर का क्रिएट किया हुआ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड पीबीडीडी, वो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है,
और सर हम लोग को करंट ईयर के एंड में भी तो हम लोग के पास कुछ डेटर बच जाएगा, उसके ऊपर भी तो क्वेश्चन हम लोग को प्रोविजन बनाने बोलेगा, क्योंकि उसके ऊपर भी तो नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है कि बैड डेट होगा, तो इसमें भी तो एंटीसिपेटेड लॉसेस कुछ है। तो अब नए साल का जो हम लोग को पीवीडी क्रिएट करने के बारे में बोलेगा उसको बोलते हैं न्यू पीवीडी। चार इंफॉर्मेशन क्या क्या है? बैड डेट, फर्दर बैड डेट, ओल्ड पीवीडी, न्यू पीवीडी। बस ये चार इंफॉर्मेशन को छोड़ के पांचवा इंफॉर्मेशन नहीं देगा। बैड डेट और पीवीडी से रिलेटेड बस ये चार इंफॉर्मेशन ही देगा, पांचवा इंफॉर्मेशन नहीं देगा। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। मैक्सिमम only 4 info can be given related to bad debts and provision for bad and doubtful debt। इसको दो में ब्रेक कर दे रहे हैं, दो में ब्रेक कर दे रहे हैं, सुन लो क्या क्या। एक है सर बैड डेट्स, दूसरा है फर्दर बैड डेट्स, एक है न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। और एक और इंफॉर्मेशन जो है उसको अलग रख रहे हैं, बताएंगे अभी क्यों अलग रख रहे हैं। ओल्ड पीबीडीडी, फिर से समराइज कर रहे हैं, सुन लो। बैड डेट जो ट्रायल बैलेंस में गिवन, जो एडजस्टमेंट में गिवन, न्यू पीबीडी जो एडजस्टमेंट में गिवन, ओल्ड पीबीडी मतलब जो ट्रायल बैलेंस में गिवन। आपको क्या करना है, आपको ये तीनों का टोटल वर्सेस इसका अमाउंट वर्सेस दिस अमाउंट, टोटल वर्सेस ओल्ड पीवीडी लिख देते हैं, को कंपेयर करना है। मतलब सर बैड डेट, फर्दर बैड डेट और न्यू पीवीडी, ये तीनों का टोटल और ओल्ड पीवीडी को अलग रख दीजिए, उसके साथ कंपेयर करना। ये तीनों का टोटल और ओल्ड पीवीडी को कंपेयर करना है। अगर ये तीनों का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, और मान लो ये तीनों के टोटल से भी ज्यादा ओल्ड पीवीडी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। एक बार के लिए बात सुनो, अभी लॉजिक भी बता देंगे। क्या करेंगे अपने एग्जाम्पल में, बताओ फिगर्स बताओ अपने एग्जाम्पल में। बैड डेट कितना दिया हुआ है सर? 10,000 दिया हुआ है। देखो जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसको दूसरे कलर के पेन से लिखते हैं, 10,000 दिया हुआ है। फिर फर्दर बैड डेट जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, बताओ 1500। न्यू पीवीडी जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, न्यू पीवीडी कितना है? 2% ऑफ 7,50,000, तो बताओ कितना हुआ? 15,000 होता है। कैलकुलेट करके देख लो, 15,000 हो रहा है। मतलब नया अपने को प्रोविजन बनाना है 15,000, और पहले से हम लोग का एक पीवीडी चले आ रहा है 10,000। ठीक है, अब स्टोरी थोड़ा सा सुनना। सर ये जो हम लोग का बैड डेट है ना, ट्रायल बैलेंस में जो आ रहा है, ये हम लोग का नॉर्मली पीएल में जाता है, आप एक बार पीएल में लेके जाइए। ठीक है, फिर जो फर्दर बैड डेट है सर, इसका तो डबल डबल एडजस्टमेंट होगा ना, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो डबल डबल इफेक्ट होगा। एक तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको आप एक्सपेंस बताइए, 1500 रुपया को बैड डेट के साथ ऐड कर दीजिए, इसके साथ ऐड कर दीजिए। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट डेटर से माइनस कर दीजिए। ठीक है सर, ये जो नया वाला प्रोविजन बनाना है ना, मतलब ये आगे आने वाले साल के लिए जो प्रोविजन बनाना है, आगे आने वाले साल का नुकसान जो आज ही बुक करना है, मतलब हम लोग को एडवांस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट जो करना है, ये उसका बात कर रहा है। तो इसके लिए भी हम लोग को पीएल डेबिट करना है। ध्यान से सुनो, बैड डेट कहां जाएगा? पीएल के डेबिट साइड में। फर्दर बैड डेट का एक इफेक्ट पीएल के डेबिट साइड में। नया पीवीडी जो बनाना है, नया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो क्रिएट करना है, उसको एडवांस में पीएल को डेबिट करना है। मतलब ये तीनों का तीनों
पीएल को डेबिट करने का इफेक्ट करता है। और ओल्ड पीबीडीडी जो है वो ऑलरेडी, जो लास्ट ईयर हम लोग पीबीडीडी क्रिएट किए थे, तो ऑलरेडी लास्ट ईयर ये एडवांस में जो पीएल को डेबिट करके रखे थे उसका इफेक्ट है, ये माइनस होता है, राइट। ये तीनों का इफेक्ट होता है पीएल को डेबिट करने का। और ओल्ड पीबीडीडी का मतलब सर लास्ट ईयर एडवांस में डेबिट करके रखे हैं, तो ये तीनों का टोटल से इसको माइनस कर देंगे और बोलेंगे नेट में पीएल डेबिट। अरे बाबा, जो साल ड्यूरिंग द ईयर जो पीबीडीडी बैड डेट हुआ, मान लो ये जो 10,000 हुआ, 10,000 बोल रहे हैं, सॉरी, ये तो 11,000 था ना बैड डेट, हाँ सॉरी, बैड डेट जो अपने को ट्रायल बैलेंस में दिया वो 10 नहीं है, वो 11,000 है, ठीक है। तो ये जो 11,000 है बैड डेट अपने, इसी के लिए तो लास्ट ईयर ऑलरेडी पीएल डेबिट करके रखे थे, जिसको अपने ओल्ड पीबीडीडी बोल रहे हैं। आप ऐसे मान लो सर, ये 11,000 हम लोग पीएल डेबिट साइड में लेके गए, तो हम लोग को याद आया अरे 10,000 तो इसमें से ऑलरेडी पीएल डेबिट कर दिए, तो 10,000 माइनस कर दो, बचा कितना, 1,000, ठीक है। अब हम लोग के पास जब वो 1,000 बचा, इसका मतलब सर अब ओल्ड पीबीडीडी का बैलेंस नहीं बच गया कुछ भी, ओल्ड पीबीडीडी खत्म, राइट, खाली 1,000 रुपया बचा। और फर्दर बैड डेट तो पीएल में जाएगा ही सर, तो 2,500, और न्यू पीबीडीडी 15,000, कितना हुआ, 17,500 पीएल के डेबिट साइड में जाना चाहिए। पीएल में हम लोग कैसे दिखाएंगे इसको, हम लोग बोल रहे हैं सर हम लोग का ट्रायल बैलेंस में ना बैड डेट दिया हुआ है, बैड डेट। अच्छा चलो साथ साथ ना बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट दिखाते हैं आप लोग को। साथ साथ में बैलेंस शीट में भी क्या इफेक्ट हो रहा है वो भी देखो। बैड डेट हम लोग बोल रहे हैं सर 11,000 हुआ, इसको पीएल में लेके जाइए। फिर बोल रहे हैं सर फर्दर बैड डेट जो हुआ ना 1,500, फर्दर बैड डेट बिकॉज गिवन इन एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस का तो पिक एंड ड्रॉप, देखो ट्रायल बैलेंस का आइटम को पिक एंड ड्रॉप कर दिए, इस 11,000 को पिक एंड ड्रॉप कर दिए, ठीक है। लेकिन जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ उसका डबल डबल इफेक्ट दिखाना है, तो एक तो ऐड फर्दर बैड डेट कितना है 1,500, सर ये तो हुआ डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट डेटर से माइनस कर दीजिए, तो यहां पे लिखिए डेटर्स 7,50,000 लेस फर्दर बैड डेट 1,500। इसमें सिर्फ एक चीज मेरे को चेंज करना है, ये जो न्यू पीबीडीडी का अमाउंट है ना, न्यू पीबीडीडी का अमाउंट जो 2% है, 2%, this is calculated on amount after deducting further bad debt, फर्दर बैड डेट को माइनस करने के बाद, मतलब ये अमाउंट क्या बचा 7,48,500, आपका डेटर का अमाउंट ये बचा। तो न्यू पीबीडीडी का जो अमाउंट अपने कैलकुलेट करेंगे ना, वो फर्दर बैड डेट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो करेंगे, तो 7,50,000 माइनस 1,500 अपना आता है 7,48,500, इसका 2% इज 14,970, तो अपने न्यू पीबीडीडी का अमाउंट एक्चुअली बोलेंगे 14,970। तो ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट दिखा अपने उसको सीधा सीधा यहां पे लेके आ गए, फर्दर बैड डेट जो दिया हुआ था सर उसका डबल डबल इफेक्ट होना चाहिए, तो डबल डबल इफेक्ट कर दिए। फर्दर बैड डेट अपने एक तो डेबिट इफेक्ट दे दिए बैड डेट में ऐड करके, और क्रेडिट इफेक्ट दे दिए डेटर से माइनस करके, एडजस्टमेंट वाला काम हो गया। थर्ड एंट्री सर हम लोग न्यू पीबीडीडी देखते हैं, न्यू पीबीडीडी का अमाउंट हम लोग का आ रहा है 14,970। न्यू पीबीडीडी का मतलब सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एडवांस में डेबिट करिए आगे आने वाले साल के लिए, उसको भी हम लोग डेबिट इफेक्ट क्या कर रहे हैं, डेबिट इफेक्ट यहां पर ही ऐड कर दीजिए ना, ऐड, देखो न्यू पीबीडीडी कितना अमाउंट इज 14,970, और क्योंकि न्यू पीबीडीडी के बारे में देखो बात करता है एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट है ना, तो इसलिए डबल डबल इफेक्ट, ये हुआ डेबिट इफेक्ट, दिस इज द डेबिट इफेक्ट, एंड नाउ क्रेडिट इफेक्ट इज लेस
न्यू पीबीडीडी कितना 14,970, ठीक है। इसका टोटल थोड़ा बता दो कितना होता है, 27,470। बट प्लीज वेट, बट देयर इज अ बिग बट। सर ये जो आप 11,000 डेबिट कर रहे हैं ना बैड डेट, इस 11,000 के अगेंस्ट में ऑलरेडी लास्ट ईयर 10,000 का डेबिट हुआ पड़ा है। अपने पास ओल्ड पीबीडीडी का क्रेडिट का बैलेंस पड़ा हुआ है। इस ओल्ड पीबीडीडी को पहले एडजस्ट करिए। आप डबल डबल बार, दो दो बार पीएल को एक ही चीज के लिए डेबिट नहीं कर सकते हैं। आप ऑलरेडी लास्ट ईयर पीएल को जो डेबिट किए थे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट किए थे, वो किस लिए किए थे? वो आप इसीलिए तो किए थे कि आप सोच रहे थे आगे आने वाले साल में आपका बैड डेट होने वाला है। तो आपका आगे आने वाले साल का बैड डेट हुआ, ये 11,000 हुआ, और इनफैक्ट ये भी इसी साल का बैड डेट है 12,500। इस 12,500 में से आप ऑलरेडी 10,000 का तो क्रिएट करके रखे हैं। तो इसीलिए लेस कर देंगे, लेस ओल्ड पीबीडीडी कितना 10,000, राइट। तो अमाउंट कितना होगा 17,470, राइट। अपने 17,500 जो कैलकुलेट किए थे उसमें अपना थोड़ा सा कैलकुलेशन, अपने यहां पे पूरा का पूरा 2% जो कैलकुलेट किए थे वो 750 पे किए थे, बट वो कभी भी फुल डेटर अमाउंट के ऊपर नहीं होता है। हमेशा फर्दर बैड डेट का अमाउंट को माइनस करने के बाद जो डेटर का अमाउंट बचता है उसके ऊपर ही न्यू पीबीडीडी का कैलकुलेशन होता है। ओके, तो दिस इज अवर बैलेंस शीट का, पीएल का एंड बैलेंस शीट का डिस्क्लोजर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन जहां पे आपका एस्टिमेट एकदम रॉन्ग चला गया था लास्ट ईयर में। मान लो से फॉर एग्जांपल आप ये वाला जो ओल्ड पीबीडीडी है, ये आप गलती से इफ 20,000, मतलब लास्ट ईयर आप कितना क्रिएट करके रखे हैं ओल्ड पीबीडीडी पहले से, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो एडवांस में डेबिट किए थे ना लास्ट ईयर, वो मान लो एक बार के लिए कि 20,000, इफ 20,000 देन, तब यहां पे आप जब लेस करने आएंगे और यहां इफ 20,000 होगा, सॉरी 20 नहीं, गलती से 20 बोल दिए, 30 मान लो, 30,000, अगर 30,000 कर दिए होते, इतना रॉन्ग चले गए कि आप 30,000 का लास्ट ईयर पीएल डेबिट 30,000 का कर दिए, देन ये नेगेटिव फिगर हो जाता, दिस नेगेटिव शोन इन द क्रेडिट साइड। कैसे दिखाते यहां पर, अब देख लो यहां पे डिस्क्लोजर कैसे होता। उस केस में क्या होता देख लो, तब अपने बोलते पहले यहां पर कि हम लोग इतना ज्यादा एक्स्ट्रा पीएल को डेबिट कर दिए थे लास्ट ईयर। कितना कर दिए थे सर, 30,000 कर दिए थे, इतना ज्यादा डेबिट कर दिए थे हम लोग, इतना ज्यादा नुकसान बुक कर दिए थे कि हम लोग का पूरा बैड डेट निकल गया, पूरा फर्दर बैड डेट निकल गया, और नया जो प्रोविजन का जरूरत है उसका रिक्वायरमेंट भी हो गया, और उसके बाद भी हम लोग के पास कुछ बैलेंस बच जा रहा है। वो जो बैलेंस बच जा रहा है, अपने बोलेंगे इतना ज्यादा डेबिट किया हुआ काम का नहीं है, उसको रिवर्स करो, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप क्रेडिट करो। ये अमाउंट कैसे निकालेंगे प्लीज देखो। अपने यहां बोलेंगे ओल्ड पीबीडीडी, पहले ओल्ड पीबीडीडी लिखेंगे कितना 30,000, अब ये तीनों आइटम को लेस कर देंगे, क्या क्या, बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स और न्यू पीबीडीडी। ओल्ड पीबीडीडी तो पहले लिख लिए ना, न्यू पीबीडीडी अमाउंट कितना कितना है 11,000, 1,500 और 14,970। बता दो जरा अमाउंट कितना होगा, 30,000 माइनस 11,000 माइनस 1,500 माइनस 14,970। इसका मतलब अपने बोलेंगे सर 2,530 का इतना एक्सेस पीबीडीडी अपने क्रिएट करके रखे हैं लास्ट ईयर का, इतना एक्सेस पीएल को डेबिट कर दिए हैं कि उससे अपना बैड डेट तो साफ हो गया, फर्दर बैड डेट जो था वो भी आउट हो गया, और जो नया पीबीडीडी का जरूरत है ना वो भी पीबीडीडी में बैलेंस रह गया। बैलेंस शीट का डिस्क्लोजर विल नॉट चेंज, दिस विल रिमेन सेम,
this will remain same even if old PBDD 30,000। बैलेंस शीट में हमेशा जो फर्दर बैड डेट हुआ है वो हमेशा जैसे लेस होता है वैसे लेस होगा, और न्यू पीबीडीडी भी जैसे लेस होता है वैसे ही लेस होगा। फिर नेट फिगर को अपने यहां पे नेट डेटर्स दिखा देंगे। यहां पर अगेन अपना डेबिट इफेक्ट क्रेडिट इफेक्ट एज इट इज मेंटेन रहा। ट्रायल बैलेंस से पिक एंड ड्रॉप हुआ, एडजस्टमेंट का सर डबल इफेक्ट दिखाएं। एंड क्योंकि बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट में कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, अपने इसको थोड़ा डिटेल में टेकअप कर लिए। आई होप आप लोग को अब ये पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर है रिगार्डिंग बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डेट्स। राइट, देख लेते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। बैड डेट के बारे में बोल रहा है, बैड डेट टू डेटर, राइट इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के साथ एडजस्ट कर दो। देखो दोनों में से एक चीज कोई भी कर लो, अगर पीबीडीडी है तो पीबीडीडी के साथ एडजस्ट कर लो, और डिडक्ट फ्रॉम डेटर इन द असेट साइड में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहां पे बात अभी सिर्फ एडजस्टमेंट का कर रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेट है, यहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द एडजस्टमेंट वाला बैड डेट। ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसको क्या करते हैं डेबिट साइड में दिखाते हैं अपने, क्योंकि एडवांस में डेबिट कर रहे हैं पीएल को, और बैलेंस शीट में डेटर से माइनस करते हैं। नाउ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इज एग्जैक्टली सिमिलर, एग्जैक्टली बात को सुनना, एकदम एग्जैक्टली सिमिलर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। राइट, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड अपने को पता है कि हर बार डेटर लोग को ना 1% का डिस्काउंट देना पड़ता है, तो आप एडवांस में जो आपका डेटर का अमाउंट है उसमें से 1% डिस्काउंट दे देते हैं। बट ये 1% का कैलकुलेशन याद रखना, दिस 1% इज कैलकुलेटेड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो कैलकुलेशन है वो पीबीडीडी लेस करने के बाद जो अमाउंट बच जाता है, नेट अमाउंट, एक बार बताना यहां पे नेट अमाउंट क्या आ रहा है। नेट अमाउंट विल बी 7,48,500 माइनस 14,970, 7,48,500 माइनस 14,970, 733,530, 733,530। ठीक है, बहुत केयरफुली सुनना। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स is calculated on this net balance। परसेंटेज जो अप्लाई करेंगे वो इसके ऊपर करेंगे, जैसे बोले ना न्यू पीबीडीडी का परसेंटेज किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, जो फर्दर बैड डेट माइनस होने के बाद उसके ऊपर, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट उसके भी बाद जो ये वाला अमाउंट बचेगा उसके ऊपर, और फिर यहां पे अपने दिखा देंगे लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो यहां आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। एकदम सेम टू सेम ट्रीटमेंट होगा। ओके, ये वही चीज बता रहा है कि अगर आपका ओल्ड पीबीडीडी ज्यादा है, एक्सेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेट रिटर्न बैक, तो उस केस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेबिट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जो अपने बात किया ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ गया, क्योंकि आपका एक्सेस था, एक्सेस प्रोविजन था, तो शोइंग द क्रेडिट साइड, सिंपल। मैनेजर्स कमीशन सुनना, मैनेजर्स कमीशन इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। कभी कभी आपको क्वेश्चन में ना मैनेजर कमीशन का कैलकुलेशन बोलता है करने के लिए, तो मैनेजर कमीशन का कैलकुलेशन आप कैसे करोगे। मैनेजर कमीशन का कैलकुलेशन कैसे होगा सुनना। मैनेजर कमीशन जो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देगा वो दो तरह का हो सकता है। वो हो सकता है बिफोर चार्जिंग द कमीशन, एक होता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन।
assume this if nothing mentioned in the question. अगर क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो ये वाला अज्यूम कर लेना, अज्यूम बिफोर चार्जिंग इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. ओके, नाउ क्या होता है, आपको जनरली दिया हुआ रहता है एग्जांपल, मैनेजर कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट. और लिख रहा है, या फिर राइट खाली लिख दिया सीधा सीधा, मैनेजर कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, या फिर मैनेजर कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग. नोट, treatment of both the above sentence will be same. है ना, यहां पे कुछ नहीं बोला तो आप क्या मानोगे, बिफोर चार्जिंग, और अलग से बोल दिया बिफोर चार्जिंग तो भी बिफोर चार्जिंग. देख लो कैसे होगा. से नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन इज ₹2,20,000. ठीक है, मान लेते हैं 2,20,000 है और इसमें ऑब्वियसली मैनेजर कमीशन का खर्चा अभी तक माइनस नहीं किए हैं. देन मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू 2,20,000 का सीधा सीधा 10/100 इज इक्वल टू 22,000. इसका हम लोग क्या करेंगे, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पे अपने दिखाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग. अपना अमाउंट आया कितना, 2,20,000, और फिर यहां पे लेस मैनेजर कमीशन. कितना है मैनेजर कमीशन, 10%, मतलब सीधा सीधा 22,000. तो ये आ गया 1,98,000 इज द नेट प्रॉफिट. राइट, एक और एग्जांपल लो. एग्जांपल, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,20,000. फिर बोल रहा है मैनेजर कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द. यहां पे आपको केयरफुल हो जाना पड़ता है. मैनेजर कमीशन इज 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब, एक बार थोड़ा अच्छे से सुनो. अपने को दिया हुआ है दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग. ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है दिस इज बिफोर चार्जिंग, मतलब अभी तक इसमें से कमीशन का खर्चा माइनस नहीं हुआ है. इज ₹2,20,000. ये जो अपने को नेट प्रॉफिट दिया हुआ है इसमें अभी तक मैनेजर का कमीशन माइनस नहीं हुआ है. ठीक है, अभी बात को सुनो. अपने को क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन. कितना, 2,20,000. इसमें से अपने लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे मैनेजर कमीशन. राइट, यही तो बाकी है. मैनेजर कमीशन अपने माइनस कर देंगे तो अपने को क्या मिलेगा, क्या बचेगा,
ये जो बचेगा इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, या फिर इसी को बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, राइट। नेट प्रॉफिट मतलब, अरे नेट प्रॉफिट तो वही हुआ ना जिसमें सारा एक्सपेंसेस माइनस हो गया, तो वही नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, तो यही हुआ। अब बात को सुनो, सिचुएशन क्या हो गया? सिचुएशन ये हो गया, मैनेजर कमीशन का अमाउंट अपने को चाहिए। देखो रीड करते हैं क्या बोल रहा है, मैनेजर कमीशन इज 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन 10%, मैनेजर कमीशन इज 10%, और 10% किसका? 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, मतलब इसका। ये जो 10% कैलकुलेट करेंगे ना, मैनेजर कमीशन जो 10% कैलकुलेट करेंगे यहां पे लिखेंगे, वो इसका 10% होगा, ठीक है। अब जब अपने, चलो ठीक है, मैनेजर कमीशन बोलता है कि नहीं हम पहले नहीं आएंगे, पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग तुम बताओ तुम कितना है। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग को पूछे बता भाई तुम कितना है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग बोलता है कि देख नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग जो है ना, उसमें से पहले मैनेजर कमीशन को माइनस कर दे, तब हम आएंगे। सिचुएशन सोचो, क्या सिचुएशन हो गया, एक बार फिर से ध्यान से सुनो। सिचुएशन ये हो गया, मैनेजर कमीशन बोल रहा है कि पहले नेट प्रॉफिट तुम बता तुम कितना, और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग बोलता है मैनेजर कमीशन पहले तुम बता तुम कितना। दोनों आपस में लड़ पड़ा, दोनों को आपस में नहीं पता कि कौन कितना। ये सिचुएशन हो गया, ये डिफिकल्टी हो गया। हाउएवर ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, आप थोड़ा सा समझोगे तो बात समझ में आएगा। अभी सुनना जो बोलने वाले हैं, ब्लैक पेन पे फोकस करना जहां पे ब्लैक लिख रहे हैं। मान लेते हैं, जस्ट एक बार मान लेते हैं कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज 100 से 100। अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज 100, तब बताओ मैनेजर कमीशन कितना होगा। मैनेजर कमीशन यही तो बोल रहा है, मैनेजर कमीशन बोल रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, इसका मतलब मैनेजर कमीशन इन दैट केस इज 10 का मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इज 110। अगर अपने मान ले नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज 100, दैट मींस मैनेजर कमीशन इज 10, दैट मींस नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इज 110। इस 110 में से 10 माइनस कर दो तो 10 मिल जाएगा, यही तो है। तो अपने मान लेते हैं एक बार, ये 2,20,000 इज 110, देन हाउ मच इज 10, देन हाउ मच इज 100। क्या यूनिटरी मेथड से ये कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे? सर बिल्कुल कर पाएंगे, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे। देख लो, हाँ। सो यहां पे कैलकुलेट करते हैं, मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू, देख लो 2,20,000 कितना है, दिस 2,20,000 इज 110, दिस 2,20,000 अपने पास जो ये 2,20,000 ये क्या है, ये 110 है। देन हाउ मच इज 10, ये कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। दिस मस्ट बी कमिंग 20,000, या फिर और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज इक्वल टू 2,20,000 डिवाइड बाई 110, देन हाउ मच इज 100। 2,20,000 अपने को जो दिया हुआ है, 2,20,000 जो दिया हुआ है वो क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग को अगर 110 मान ले, देन हाउ मच इज नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, इट इज 100। तो बताओ ये कितना आएगा, ये आएगा 2 लाख, एंड इसी का 10%, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग का 10% इक्वल टू मैनेजर कमीशन इक्वल टू 20,000। देख लो, एक ही तो बात है, जैसे भी कैलकुलेट कर लो, राइट।
गाइज प्लीज पॉज करके चाहे एक बार अच्छे से देखो और चीज को समझो। कॉन्सेप्ट को अगर एक बार अच्छे से समझ लोगे तो उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगा। दिस वॉज अबाउट कैलकुलेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब अपने कंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूजन, मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, एनपी बिफोर चार्जिंग डिवाइड बाई 100 प्लस मैनेजर कमीशन परसेंटेज इनटू मैनेजर कमीशन परसेंटेज। एग्जाम्पल, if 8%, तो मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू एनपी बिफोर चार्जिंग डिवाइड बाई 108 into 8. If 5%, manager commission is equal to NP before charging divide by 105 into 5. Okay. तो बस मैनेजर कमीशन अगर कैलकुलेट हो गया उसके बाद तो कुछ नहीं बचा। मैनेजर कमीशन इसका एंट्री क्या होगा, मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। अभी तक पेमेंट नहीं हुआ होगा, है ना, तभी तो एडजस्टमेंट में दे रहा है। तो मैनेजर कमीशन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन इज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी साइड में। देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट मैनेजर कमीशन पेएबल मतलब लायबिलिटी, तो इन द डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में एंड लायबिलिटी साइड में लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन या बाकी कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मान लो कोई अपने को लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना है और वो देना बाकी है, अक्रू हो चुका, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेएबल। उसी तरह से अगर प्रोप्राइटर को, बिजनेसमैन को अगर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है तो मतलब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और टू कैपिटल कर देंगे, टू इंटरेस्ट पेएबल की जगह इंटरेस्ट पेएबल किसको है, बिजनेसमैन को ही है, प्रोप्राइटर को ही है। प्रोप्राइटर का ऑलरेडी अकाउंट खुला हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन द नेम ऑफ कैपिटल, तो अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखाएंगे कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और कैपिटल में ऐड कर देंगे जो अपना इंटरेस्ट पेएबल है वो वाला अमाउंट को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल शो इन द डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ऐड टू कैपिटल लायबिलिटी साइड में। तो एक तरह से लायबिलिटी साइड प्लस हो गया तो क्रेडिट का इफेक्ट हो गया, और डेबिट इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ मेंबर्स फॉर स्टाफ वेलफेयर, अपने ऑलरेडी जर्नल एंट्रीज में काफी सारा डिस्कशन कर चुके हैं गुड्स के अकाउंटिंग के ऊपर, कि गुड्स को अगर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, डिस्ट्रीब्यूटेड एज डोनेशन, चैरिटी, उसी तरह से अभी बोल रहा है कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ मेंबर फॉर स्टाफ वेलफेयर। तो अपने जो गुड्स परचेज करके रखे हैं अपने, तो उसके लिए परचेज को डेबिट करके रखे हैं, लेकिन परचेज डेबिट सिर्फ तब होना चाहिए जब आप उस गुड्स को यूज करते हैं फॉर रीसेल। अगर वो फॉर रीसेल यूज नहीं हो रहा है तो ये परचेज एक्सपेंस को डेबिट करना गलत हो गया, इसको माइनस करके परचेज को सर क्रेडिट करिए, परचेज को क्रेडिट करिए और एक्सपेंस जो हुआ है उसको डेबिट करिए। स्टाफ वेलफेयर एक अलग एक्सपेंस है, उसको डेबिट करिए। जर्नल एंट्री शुड बी स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस को दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और परचेज क्रेडिट का मतलब परचेज से लेस कर देंगे ये वाला अमाउंट को, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टाफ मेंबर्स। ट्रेडिंग अकाउंट में वैल्यू ऑफ गुड्स इज शोन इन द, आइदर ट्रेडिंग अकाउंट के क्या तो क्रेडिट साइड में दिखा दीजिए या परचेज से लेस कर दीजिए, दोनों करेक्ट है। देखिए, और डिडक्ट फ्रॉम परचेजेस, है ना। अरे डेबिट साइड में कुछ माइनस करना या डेबिट साइड में माइनस नहीं करके सीधा क्रेडिट साइड में दिखा देना, दोनों करेक्ट होता है। एंड दिस इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। सिंपल। ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, कैपिटल से लेस करके दिखाते हैं अपने ड्रॉइंग्स को। वैल्यू ऑफ सच गुड्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल इन द लायबिलिटी साइड। ये हो गया अपना डेबिट का इफेक्ट।
कैपिटल माइनस करना, कैपिटल से माइनस करना डेबिट इफेक्ट हो गया, मतलब ड्रॉइंग्स को डेबिट करना, ड्रॉइंग्स डेबिट मतलब कैपिटल माइनस, तो कैपिटल से अपने माइनस करके दिखाते हैं इस ड्रॉइंग्स को, वो हो गया डेबिट इफेक्ट, और क्रेडिट इफेक्ट से परचेज से माइनस करना है। अब नॉर्मल लॉस ऑफ फिक्स्ड असेट, ध्यान से सुनना, अगर कोई फिक्स्ड असेट है जिसका अब नॉर्मल लॉस हुआ है, तो वो फिक्स्ड असेट चला गया और इसको बोलेंगे लॉस ड्यू टू फायर या लॉस ड्यू टू थेफ्ट या अब नॉर्मल लॉस, कोई भी अकाउंट डेबिट। ये अब नॉर्मल लॉस अपना एक नुकसान है, फिक्स्ड असेट अपना अगर नुकसान हो जा रहा है तो वो एक अब नॉर्मल लॉस है, ये लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना है, ये हुआ डेबिट इफेक्ट, और बैलेंस शीट में असेट से माइनस करके दिखा देना है, तो ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट। ठीक है, लॉस बाय एक्सीडेंट टू फिक्स्ड असेट, तो इसका अपने डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा दिए और असेट से माइनस करके दिखा दिए, तो ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट। नाउ अब नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, एकदम सिमिलर, अगर स्टॉक का लॉस होता है तो लॉस ड्यू टू फायर या लॉस ड्यू टू थेफ्ट या कोई भी अब नॉर्मल लॉस को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट दिखाएंगे, क्योंकि ये अब नॉर्मल नेचर का लॉस है, इसका ट्रेडिंग अकाउंट में कोई ताल्लुकात नहीं होना चाहिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। लेकिन क्योंकि सर स्टॉक में आग लग गया, क्योंकि स्टॉक का चोरी हो गया, तो अपने तो स्टॉक को जबरदस्ती परचेस डेबिट करके रखे थे, बट वो स्टॉक तो सेल रीसेल करने काम नहीं आया, इसका मतलब परचेस से लेस करिए, या तो परचेस से लेस कर दीजिए, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में माइनस में दिखा दीजिए, या डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा दीजिए, बोथ आर करेक्ट। शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट के क्या तो क्रेडिट साइड में दिखा दीजिए, या फिर और डिडक्ट फ्रॉम परचेज, बोथ आर करेक्ट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस खर्चा को दिखा दीजिए, लॉस टू ट्रेडिंग द अमाउंट। अच्छा हाँ, यहां पे एक इंश्योरेंस कंपनी का खाली ट्रीटमेंट होता है कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी बाद में मान लेता है कि क्लेम एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसका मतलब अपने को इंश्योरेंस से पैसा मिलने वाला है या फिर पैसा मिल चुका होगा। अगर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलना बाकी है तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, अपने जो नुकसान बुक कर चुके थे वो हम लोग का नुकसान नहीं हुआ ना, अगर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलने वाला है तो इसका मतलब नुकसान को माइनस कर देंगे इन दैट केस, सिंपल। द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी शोन इन द असेट साइड एज अ current asset. Okay, so this was the discussion about our adjustments. अपने एक एक क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। Let us do one question. Question on final accounts. Prepare trading and profit and loss account and balance sheet from the following balances relating to the year ending 31st March 20. अपने को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है रिलेटिंग टू ईयर एंडिंग 31st मार्च 20, और देखो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अपने पूरा अप्रोच कैसे करना है इस सम को डिस्कस करेंगे, राइट। एकदम जैसे जैसे डिस्कस कर रहे हैं आपको वैसे वैसे ही करना है। क्या करना है, सबसे पहले तो सर फॉर्मेट बना लो, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट पूछा है, आपको पता है ये बात, तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का पहले फॉर्मेट बना लो पूरा। ठीक है, तो अब अपने पास फॉर्मेट रेडी है, इसको एक साथ लिखते हैं। अपने को नाम दिया हुआ है क्या, कौन इन द बुक्स ऑफ अगर दिया हुआ रहता तो वो भी लिखते, क्या लिखते, इन द बुक्स ऑफ, नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग,
31 मार्च 20, और यहां पर आके लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट अ पर्टिकुलर डेट 31 मार्च 20। ये है पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, liabilities, assets, अमाउंट। ओके, ये अपना हो गया फॉर्मेट रेडी। अब क्वेश्चन जो देख रहे हो ना, उसमें आप ट्रायल बैलेंस का फिगर्स को एक बार बाद में देखना, पहले देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन किस किस बारे में है। एक तो क्लोजिंग स्टॉक है, वो तो दिखाते ही हैं सर, क्लोजिंग स्टॉक तो हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाई ₹4,000, मतलब ये वाला एडजस्टमेंट अपने को पता है सर, एक तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा। आपको ट्रायल बैलेंस में प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ होगा, उसको यहां पे टिक कर लो ऐसे, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। ये मार्क करना क्यों जरूरी है, ये अपने को हेल्प करता है फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त कौन कौन से अमाउंट को इंटरनल कॉलम में लिखना है। जब ट्रायल बैलेंस से पिक एंड ड्रॉप पिक एंड ड्रॉप पिक एंड ड्रॉप करेंगे, तो उसमें जिसमें जिसमें एडजस्टमेंट है, मतलब उसमें प्लस या माइनस होने वाला है, प्लस या माइनस वाला काम करते हैं फाइनल अकाउंट्स में इंटरनल कॉलम में, यहां पे करते हैं, इधर सीधा आउटर कॉलम में नहीं करेंगे। तो ये अपने को पता चल पाए किसमें किसमें इंटरनल कॉलम में लिखना है कौन कौन सा अमाउंट को, तो वो अपने पहले टिक करके रख लेते हैं, राइट। दिस इज द अप्रोच, दिस इज द वे यू नीड टू अप्रोच द फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन, ठीक है। और अगर डेप्रिसिएशन दिया हुआ रहेगा तो डेप्रिसिएशन को भी टिक कर लेना, हो सकता है ना कोई डेप्रिसिएशन का एंट्री ऑलरेडी हो चुका है, तो वो आपको ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, पॉसिबल। अलाउ 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री भी अपने को पता है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और क्रेडिट होगा कैपिटल, तो कैपिटल को भी टिक कर लो, क्योंकि कैपिटल को भी अपने को एडजस्टमेंट करना है, कुछ प्लस माइनस करना है। ₹400 इज ड्यू फॉर रिपेयर, दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स, तो रिपेयर्स का खर्चा हो सकता है आपको ऑलरेडी दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, उसी में प्लस या माइनस करना है, ये रहा, टिक कर लो, ठीक है। तो ये वाला भी डन। नाउ अ बिल रिसीवेबल ऑफ ₹5,000 वाज डिस्काउंटेड विद द बैंक ऑन 24 मार्च 2020 बट हैज नॉट येट मैच्योर्ड, इस बारे में अपने बात करेंगे। ये एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है, क्या इसका सिर्फ डिस्क्लोजर जाएगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी को सिर्फ बैलेंस शीट के बाद सिर्फ एक फुट नोट दिया जाता है, नोट्स में लिखा जाता है कि देयर इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, इस बारे में हम बात करेंगे, बट बाकी पहले अपने खत्म कर ले। तो अपना जो 4 एडजस्टमेंट था वो अपने रीड कर लिए, और यहां पे जिसमें जिसमें एडजस्टमेंट होना था वो टिक कर लिए। अब क्या करना है, अब बस फिगर्स को पिक एंड ड्रॉप एंड दैट्स इट, फटाफट। कैसे, देखो थोड़ा सा स्पीड भी चाहिए, कैसे करेंगे। पहला एकदम लाइन से आइटम्स को पिक करो, ड्रॉप करो। कैपिटल 1 लाख, तो कहां लिखें, बैलेंस शीट के सर लायबिलिटी साइड में कैपिटल, और क्योंकि सर इसमें एडजस्टमेंट, कैपिटल में एडजस्टमेंट हर बार होता है, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट आएगा ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो यहां पर ऐड होगा। अगर ट्रायल बैलेंस में कोई ड्रॉइंग्स दिया हुआ है तो वो इसी से लेस होगा, और अपने को तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला काम भी होगा, राइट। तो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड होने वाला है, नेट प्रॉफिट भी ऐड होने वाला है, और हो सकता है कोई ड्रॉइंग्स दिया हुआ हो तो लेस होगा, और फिर यहां पे जो अमाउंट होगा वो वाला अमाउंट यहां पर अपने एक साथ आउटर कॉलम में दिखाएंगे। तो अपने सिर्फ पिक एंड ड्रॉप अभी कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस का काम, अभी अपने सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस का काम कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल का अमाउंट 1 लाख दिया हुआ है उसको इंटरनल कॉलम में लिख दिए, इंटरनल कॉलम में लिख दिए क्योंकि अपने को पता है इसमें प्लस माइनस होने वाला है। क्रेडिटर्स, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है नीचे, मतलब सीधा बैलेंस जो दिया हुआ उसको पिक एंड ड्रॉप 12,000, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, रिटर्न्स आउटवर्ड, रिटर्न्स आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न, ये परचेज से लेस होता है, हम लोग को पहले पता है ये बात, तो परचेज से लेस होता है। परचेज कहां आता है सर, ट्रेडिंग एंड पीएल में, यहां पे तो पहले 2 ओपनिंग स्टॉक आता है और फिर नेक्स्ट जो आइटम आता है वो 2 परचेजेस ही आता है। इसका मतलब परचेजेस सर इंटरनल कॉलम में लिखना पड़ेगा बिकॉज देयर इज अ लेस रिटर्न्स आउटवर्ड।
एंड अभी अपने पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं तो रिटर्न आउटवर्ड का अमाउंट अपने पहले ही लिख देंगे 5000। नेक्स्ट सेल्स। अब सेल्स में भी अगर सेल्स रिटर्न है तो आपको इंटरनल कॉलम में लिखना है। यहां पे मेरे को रिटर्न इनवर्ड दिख रहा है, चलो उसका अमाउंट बाद में लिखेंगे, अभी खाली इतना बात समझ में आ गया कि सर सेल्स को भी इंटरनल कॉलम में लिखिए। ठीक है, पिक एंड ड्रॉप 1,64,000। ओ सॉरी, 1,64,000। नेक्स्ट बिल्स पेबल इज अ लायबिलिटी 5,000, तो लायबिलिटी में नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि सर टिक किया हुआ है ना तो इंटरनल कॉलम में लिखिए प्लीज 40,000। क्योंकि टिक किया हुआ है इसीलिए इंटरनल कॉलम में 40,000। सन्डी डेटर्स 24,000। देखो अब सन्डी डेटर्स जब लिख रहे हैं तो आपको नीचे कोई बैड डेट, फर्दर बैड डेट या न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वगैरह के बारे में बात नहीं किया, तो इसका मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ना तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर दिया है, ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया है, ना फर्दर बैड डेट दिया है। ट्रायल बैलेंस में अगर कोई बैड डेट दिया भी है तो वो डेटर से लेस नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ पिक एंड ड्रॉप होगा। ट्रायल बैलेंस में जो आ रहा है ना, मतलब ये जो बैड डेट है ना 2000, ये ऑलरेडी डेटर से माइनस हो चुका, इसका ऑलरेडी जर्नल एंट्री लेजर पोस्टिंग हो चुका, तभी तो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। जर्नल एंट्री बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर 2000 ऑलरेडी हो चुका, इसको अपने सीधा पिक एंड ड्रॉप करेंगे, इसको डेटर से लेस करने का गलती मत करना। सन्डी डेटर सीधा आउटर कॉलम में 24,000, राइट। तो सन्ड्री डेटर्स 24,000। ड्रॉइंग्स 10,000, तो ड्रॉइंग्स अपने यहां पे लेस करते हैं सर कैपिटल से। परचेजेस 1,05,000। रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न, सेल से लेस होगा 3,000। वेजेस सर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में 50,000। सर आउटर कॉलम में क्यों लिखे, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अगर एडजस्टमेंट रहता तो नीचे आउटस्टैंडिंग वेजेस या प्रीपेड वेजेस कुछ मिलता, कुछ नहीं दिया हुआ है। बैंक सर 10,000 असेट का बैलेंस है। बैंक असेट है। रिपेयर्स एक्सपेंस है बट इंटरनल कॉलम क्योंकि एडजस्टमेंट है 500, राइट। और इसको कहां दिखाएंगे, पीएल में दिखाएंगे, तो एक स्पेस छोड़ के, एक जेन्युइन स्पेस छोड़ के सीधा यहां लिख देते हैं। अमाउंट कितना दिया हुआ है रिपेयर्स का 500, पर सर इंटरनल कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एक एडजस्टमेंट है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है 20,000, ये कहां जाता है यहां पे, राइट। ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक आ रहा है, इनफैक्ट अपने को डेट भी दे दिया 20,000। रेंट एक्सपेंस है 4,000। ओह सॉरी, अगर नीचे आपको पता है यहां पे कुछ एडजस्टमेंट होने वाला है तो स्पेस छोड़ देना चाहिए, स्पेस छोड़ के टू रेंट 4,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मतलब सर गुड्स को बनाने तक का खर्चा, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा 8,000। ये सब अपने ले चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 8,000। ट्रेड एक्सपेंसेस
ट्रेड एक्सपेंसेस का मतलब नॉर्मल एक्सपेंस, इसको ट्रेडिंग एक्सपेंस मत बोलना। ट्रेड एक्सपेंस जनरली मींस सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस, गुड्स को बेचने का खर्चा। सेलिंग एक्सपेंसेस आर नॉट कंसीडर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, आर नॉट टेकन इन ट्रेडिंग अकाउंट, दे आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस टेकन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेड एक्सपेंसेस 7000 will be shown in PL account. बैड डेट 2000 एकदम नॉर्मल दिखाएंगे पीएल में, बस खत्म, कोई और एडजस्टमेंट दिया हुआ नहीं था। अगर सिर्फ कैरेज दिया हुआ है, ध्यान देना, अगर सिर्फ कैरेज दिया हुआ है तो ये कैरेज इनवर्ड है कि कैरेज आउटवर्ड है? सर क्योंकि अगर कैरेज इनवर्ड है तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, और अगर कैरेज आउटवर्ड है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंस मानोगे तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में लोगे, अगर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानोगे तो आप पीएल अकाउंट में लोगे। अगर कैरेज में आपको कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप इसको कैरेज इनवर्ड मान लेना। कैरेज के साथ अगर कुछ नहीं दिया तो कैरेज इनवर्ड मान लेना, और 1500 अपने डायरेक्ट एक्सपेंस 1500 लिखेंगे। फ्यूल एंड पावर इज ऑल्सो जनरली फैक्ट्री में जो खर्चा होता है ना उसी से रिलेटेड होता है। फ्यूल एंड पावर इज जनरली रिलेटेड टू फैक्ट्री वगैरह का एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस ही माना जाता है 1000। देखो अपना पिक एंड ड्रॉप वाला काम कंप्लीट हो गया। ट्रायल बैलेंस का हर एक आइटम को अपने पिक किए और किसी भी एक जगह पर, किसी भी एक लोकेशन में ड्रॉप कर दिए। पिक एंड ड्रॉप कंप्लीट। अब अपने मूव करेंगे एडजस्टमेंट में, और सर एडजस्टमेंट में अपने को पता है डबल डबल इफेक्ट, डेबिट इफेक्ट क्रेडिट इफेक्ट दोनों दिखाते हुए चलना है। सबसे पहला एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 14,500। क्लोजिंग स्टॉक का डेबिट का इफेक्ट सर यहां पे दिखा दीजिए, असेट में दिखाना 14,500 इज अ डेबिट इफेक्ट, और क्रेडिट इफेक्ट से ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप यहां पे लिख दीजिए बाय क्लोजिंग स्टॉक 14,500। ये आपका डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 4,000। प्लांट एंड मशीनरी को 4,000 अपने को डेप्रिशिएट करना है। तो पहले तो टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये कितना, ये हो गया डेबिट इफेक्ट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितना 4,000, राइट, डेप्रिसिएशन हाँ 4,000 बोला है। और क्रेडिट इफेक्ट असेट को माइनस कर दीजिए सर, लेस कितना 4,000, ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट। नेक्स्ट, अलाउ 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर एक एक्सपेंस है, तो पहले तो डेबिट इफेक्ट आप दिखा दीजिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट कितना है 5% बोला है। जब अपने को 5% बोला है ना, तो अपने को जो ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ रहेगा ना, अपने 5% उसके ऊपर ही कैलकुलेट करेंगे, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल, तो 5%, 1 लाख का 5% मीन्स 5,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस इज 5,000, और जो कैपिटल में ऐड होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी होगा 5,000। सर ये आप स्पेस क्यों छोड़ के रखे हैं? ये स्पेस इसलिए छोड़ के रखे हैं बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि देयर इज अ प्रॉफिट, तो अगर प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा। ध्यान रखना यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, अगर ये लॉस होगा ना तो यहाँ पे ये ऐड नहीं होगा, तब फिर ये लेस करना पड़ेगा, नीचे फिर से दिखाएंगे लेस, राइट। एक बार ऐसे ही ऐड लिख के जगह छोड़ दिए 5,000। नेक्स्ट इज ₹400 इज ड्यू फॉर रिपेयर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है रिपेयरिंग का, कितना 400 रुपया। तो पहले तो रिपेयर में ऐड करना पड़ेगा, ऐड आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स कितना 400, एंड ये आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स को आपको लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा। ऑल राइट, अब देखो, अब अपना ना सारा ट्रायल बैलेंस का एक एक आइटम का पिक एंड ड्रॉप भी हो गया, और एडजस्टमेंट का हर एक आइटम का डबल डबल इफेक्ट भी हो गया कंप्लीट। जो फिफ्थ वाला है वो डिस्कस करेंगे कि क्यों कंटिंजेंट लायबिलिटी है, उसके पहले अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को
लेट अस क्लोज। कैसे क्लोज करते हैं देखो, अब अपने पास सारा आइटम है, अपना टोटलिंग वगैरह करना बाकी है, फटाफट से टोटलिंग एड लेस वाला काम करो, नेट बैलेंसेस निकालो, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट का टोटल कैलकुलेट करो। परचेज माइनस परचेज रिटर्न 1 लाख, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न 1,61,000। अपने पास सारा एक्सपेंसेस आ गया। इसका मतलब सर ध्यान से लुक दो कि कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है। ये 170 180 के आसपास दिख रहा है। मतलब देयर इज अ लॉस, इनफैक्ट आई थिंक देयर इज अ लॉस। ध्यान से देखो, वेजेस 50,000 ही है ना, हाँ, मतलब देयर इज अ लॉस दिख रहा है 175, और यहां पे ये डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब ग्रॉस लॉस। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब अपने को पहले डेबिट साइड का टोटल करना होगा। बताओ जल्दी से कितना है, 178 180 500 इज इट? वन 500 में से 500 में से माइनस 1,61,000 minus 14,500 gives us 5,000 only. 2. Gross loss from trading account कितना? 5,000 का लॉस है, मतलब ये पूरा का पूरा आपका नेट लॉस आ रहा है। बताओ अमाउंट, नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल, मतलब ये कैपिटल से लेस होगा। आपने जो यहाँ पे गलती से ऐड लिख के रखे हैं ना, वो ऐड नहीं होगा, ये लेस होगा। बताओ नेट लॉस कितना हो रहा है? इसका टोटल सर जितना है ना, वो पूरा का पूरा लॉस ही तो है। बताइए कितना हो रहा है? 5,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000, और सर इसका टोटल करिए 900 आ रहा है, प्लस 900 प्लस 4,000 प्लस 7,000 प्लस 2,000 gives us 27,900। 27,900 का लॉस है। दिस लॉस शुड बी डिडक्टेड 27,900। अब ये एड लेस करके बताओ कैपिटल कितना आ रहा है? सर टोटल था 1 लाख, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस कर दीजिए 5,000, माइनस कर दीजिए ड्रॉइंग्स 10,000 और 27,900 का लॉस, तो 67,100 आ रहा है। 67,100 कैपिटल आ रहा है। अब यहां पे प्लांट एंड मशीनरी का खाली आप बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिए 36,000, और बाकी आपका टोटलिंग वगैरह हुआ है। अब आपका ये बैलेंस शीट का टोटल मैच होना चाहिए, राइट? अगर ये मैच नहीं हो रहा है मतलब कुछ मिस्टेक है। 67 100 67 100 प्लस 12,000 प्लस 5,000 प्लस 400 गिव्स अस 84,500, एंड इसका टोटल करिए 36,000 प्लस 14,500 प्लस 24,000 प्लस 10,000 gives us 84,500, right? This is the way you approach final accounts का क्वेश्चन। कैसे अपने पहले फटाफट फॉर्मेट बनाते हैं, उसके बाद अपने एडजस्टमेंट से रीड करके साथ साथ में ट्रायल बैलेंस में मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद अपने ट्रायल बैलेंस का हर एक आइटम को पिक एंड ड्रॉप करते हैं, फिर एडजस्टमेंट को देख के उसका डबल डबल इफेक्ट दे देते हैं और उसके बाद क्लोज कर देते हैं। आई होप आप लोग को फाइनल अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है।